स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, अब देखो 1857 है ना जो डेट, इस टाइम पे एक रिवोल्ट हुआ था, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट हुआ क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया है किन पे, इंडियंस पे ऊपर। इसके कारण क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था 1857 पे। ठीक है, 1857 रिवोल्ट हुआ था। क्यों रिवोल्ट हुआ था? क्योंकि इंडियंस पे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मेजर रीजन्स रिवोल्ट के लिए, मेजर रीजन्स क्या थे? ठीक है, 1857 रिवोल्ट हुआ था ना, तो उसके प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, प्रमुख कारण थे, सबसे पहला जो कारण था वो था लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहला प्रमुख कारण है वो है लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, देखो लैंड रिफॉर्म्स है, तीन तरह के लैंड रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में। अंग्रेज तीन तरह के लैंड रिफॉर्म लेके आए थे। एक तो परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, ये एक लैंड रिफॉर्म है। अगला लैंड रिफॉर्म था रियायतवारी सेटलमेंट, रियायतवारी सिस्टम। अगला है मालवारी सिस्टम। ये तीन तरह की लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे इंडिया ब्रिटिश। ठीक है, देखो सबसे पहले था परमानेंट सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था? कॉर्नवेल्स। कॉर्नवेल्स कौन सेटलमेंट लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट। कब लेके आया था? 1793 में। ठीक है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जमींदार सिस्टम। जमींदार सिस्टम, ठीक है, जमींदार सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता था ना, जो टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, देखो ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया, जो ये वाला रीजन था ना, इस इधर ईस्ट साइड वाला रीजन था जो हमारा, इस रीजन में जैसे हमारा परमानेंट सेटलमेंट, इसमें क्या होता था ना, जो ज़मीन पे टैक्स पता कैसे कलेक्ट करते हैं? ये ना, जमींदार को क्या करते थे, एक ज़मींदार को क्या करते थे, जहाँ पे अपॉइंट कर देते। ठीक है, ज़मींदार को इस एरिया में क्या करते थे, अपॉइंट कर देते। और वो क्या करता था, इस लैंड से टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था? सरकार को देता था। ठीक है, ज़मींदार को क्या करते थे, अपॉइंट करते थे, और वो इस लैंड से टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था? ब्रिटिशर्स को देता था। ठीक है, किसको? इसको जमींदार सिस्टम के नाम से भी जानते हैं इसीलिए। ठीक है, एक मिडल मैन, एक ज़मींदार को क्या करते हैं, पॉइंट, वो क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देता था। ठीक है, कौन कौन से रीजन में था ये हमारा? बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीन रीजन्स में हमारा क्या आया था, परमानेंट सेटलमेंट आया था। कौन लेके आया था? कॉर्नवेल्स। ठीक है, कॉर्नवेल्स। समझ गए यहाँ तक? परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, ज़मींदार एक अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ना, ये वाला जो हमारा ज़मींदार सिस्टम है ना, ये अच्छा नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था? देखो इधर ध्यान से समझो। देख, इसमें ना एक सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज क्या था? सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज पता क्या होता था? ज़मींदार, जो ज़मींदार है ना, ज़मींदार, ज़मींदार को एक फ़िक्स अमाउंट पे करनी पड़ती थी एक स्पेसिफिक डेट पे। एक स्पेसिफिक डेट पे क्या, एक एक डेट डेट मान लेते थे। इस डेट पे ना एक ज़मींदार, जो ज़मींदार था, उसको क्या करनी पड़ती, एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या करनी पड़ती, पे करनी पड़ती थी बिफोर सनसेट। उस सूर्य उदय, सूर्य को सनसेट होने से पहले पहले एक फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ती थी। एक डेट दे देते थे ब्रिटिशर। जैसे यहाँ पे एक डेट दी थी 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त के सनसेट होने से पहले पहले हमको इतना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, ब्रिटिशर दे देते। ये था सनसेट क्लॉज ज़मींदार सिस्टम में। अगर ज़मींदार इसमें फेल हो जाता उस दिन को, जैसे 12 अगस्त को दे नहीं पाया, तो क्या करते थे? अगर ज़मींदार इसमें फेल हो जाता तो सरकार क्या करती थी, जो उसके ज़मींदार राइट है ना, ये ऑक्शन ऑफ कर दे। ठीक है, ये ज़मीन था, ज़मीन इसका एक ज़मींदार है। ठीक है, और ये जो ज़मीन के ज़मींदार जो है ना, ये क्या करते थे, ऑक्शन कर देते थे और किसी और को ज़मींदार बना देती इस लैंड का। ठीक है, तो इसी कारण जो ज़मींदार है ना, हमारे ज़मींदार, ये बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे किस पे? फार्मर्स पे भी। आप हमको टैक्स दो पूरे टाइम पे, नहीं हमारे पे जो, नहीं तो हमारी ज़िम्मेदारी सिस्टम क्या हो जाएगी, हमारे छिन जाएगी। ठीक है, संजय सनसेट क्लॉज क्या था और परमानेंट सेटलमेंट क्या था? यही था बस, परमानेंट सेटलमेंट और सनसेट क्लॉज में। ठीक है, ये पहला रीजन था, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था किन पे? फार्मर्स पे। ज़मींदार फार्मर्स पे अत्याचार करते थे भी, हमको टैक्स चाहिए चाहिए, चाहे आपकी जो फ्लड की वजह से क्रॉप क्या फेल भी होगी। ठीक है, ठीक है, कई कई सीज़न ऐसे भी होते हैं जिसमें क्रॉप अच्छे से नहीं उगती। ठीक है, कई सीज़न ऐसे भी तो आते हैं जिसमें क्रॉप अच्छे से नहीं उगती। ठीक है, उस पर भी टैक्स लगाते हैं। ठीक है, कि आपकी क्रॉप हुई है चाहे नहीं हुई, हमको टैक्स चाहिए ही चाहिए ब्रिटिशर्स को। ठीक है, इसीलिए ये था हमारा पहला लैंड रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और दो लैंड रिफॉर्म थे, वो थे एक रॉयतवारी सिस्टम, एक मालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, अब देखो रॉयतवारी सिस्टम, इसमें क्या होता था, इसमें जो किसान होते थे ना, किसान, रॉयतवारी व्यवस्था में क्या होता है, जो किसान होते हैं ना, किसान, ये किसान खुद ही ना, खुद ही क्या बनते, ग्रुप बना के, जैसे एक लैंड है, इसमें किसान है। अब किसान जी क्या करते हैं, खुद ही टैक्स देते थे किसको? ब्रिटिशर्स को। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होता था। ठीक है, ये कौन लेके आया था? ये लेके आया था मुनरो और रीड। मुनरो और रीड लेके आया था 1820 में। ठीक है, इसमें किसान खुद ही क्या देते थे, टैक्स देते थे। समझ गए? ये कौन से रीजन में आया था? बेसिकली आया साउथ इंडिया में, मद्रास वाली रीजन में आया था हमारा रॉयतवारी सिस्टम। कहाँ पे लगाया था रॉयतवारी सिस्टम? साउथ इंडिया, मद्रास में।
ठीक है। और ये किस पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है, राइकडन थ्योरी ऑफ रेंट, इस पे ये बेस्ड था हमारा क्या, रौतवारी सिस्टम। समझ गए, रौतवारी सिस्टम में फार्मर्स ही खुद क्या देते थे, टैक्स देते थे सरकार को, समझिए। अब मारवाड़ी सिस्टम, मारवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक जैसे लैंड है, इस लैंड है ये, इसमें एक विलेज है, विलेज के अंदर क्या होगी, बहुत सारी छोटी छोटी लैंड होगी ना, तो ये विलेज में क्या होता है, ग्रुप बना लेते थे, ठीक है। ये क्या बना लेते, पीजेंट जो है फार्मर ग्रुप बना लेते, और ग्रुप बना के एक जो हमारा क्या है, ग्रुप बना के एक जो इनका हेड है ना, उसको क्या करते थे, उसको अपॉइंट करते थे, ठीक है। एक हेड को अपॉइंट करते थे, और जो हेड था ये किसको पैसे देता था, ये देता था सरकार को पैसे, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ विलेज क्या बनाए, क्या अपॉइंट कर लेते, एक अपना हेड अपॉइंट कर लेते, और जो अपॉइंट किया वो हेड है वो किसको पैसे देता था, सरकार को पैसे देता था, समझ गए, मालवाड़ी सिस्टम में, ठीक है। ये कौन लेके आया, ये लेके आया था, ये पहले को वो लेके आया था बाय हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी लेके आया था बंगाल में, कब, 1822 में, ठीक है। फिर ये दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, हॉल मैकेंजी भी थोड़ा याद रखना है, विलियम बेंटिंग ने किया इंट्रोड्यूस इसको दोबारा, कहाँ पे, पंजाब वाले एरिया में, पंजाब वाले में किसने किया, विलियम बेंटिंग ने, उसने टिक लगा दिया, बेंट टिक, ठीक है, टिक लगा दिया भी, आप जो आपका जो क्या है, जो आपका हेड है उसको भी टिक लगा दिया, ये हेड है, ये मुझको क्या देगा, पैसे देगा, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। और इसको कैसे याद करते हैं, इसको कॉर्न से याद कर सकते हैं, ठीक है। खेत में क्या उगते हैं, कॉर्न उगते हैं, तो ऐसे करके इसको भी याद करते हैं, कॉर्नवेल्स को, ठीक है, ठीक है। विलेज हेड वी कलेक्टेड द रेवेन्यू, ठीक है, विलेज क्या करेगा, हेड करेगा, कलेक्ट करेगा इसमें रेवेन्यू, मालवाड़ी सिस्टम में। इसके कारण बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, तो इसी के कारण क्या हुआ था, हमारा रिवोल्ट ऑफ 57 का ये पहला कारण था। और भी कारण थे, वो भी देखते हैं, चलो अभी एक समराइज देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट ईस्ट साइड आई थी हमारी, ये कौन सी साइड है, ईस्ट साइड आई थी, ये वैसे हमारा इंडिया पूरा, ठीक है, ये हमारा पूरा इंडिया है, इंडिया की ईस्ट साइड में परमानेंट सेटलमेंट आई थी, साउथ में क्या आई थी, रॉयतवाड़ी सेटलमेंट, और हमारी नॉर्थ वेस्ट में क्या आई थी, मारवाड़ी सेटलमेंट। ये पहले कौन लेके आया था, हॉल्स मैकेंजी, उसके बाद विलियम बेंटिक, उसने टिक लगा दिया। ये कॉर्नवेल्स कौन से याद कर लेंगे, और ये मुनरो और रीड, ठीक है, 1820 में, 1793 में, 1822 में, समझ गए। चलो यही था हमारा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ये था पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, अब छोटे छोटे ना काफ़ी रिवोल्ट हो रहे थे इंडिया में, छोटे छोटे काफ़ी रिवोल्ट हो रहे थे, ठीक है। सबसे पहला जो छोटा रिवोल्ट है, देखो ये तो हमारे परमानेंट सेट में ये पहला कारण हो गया। अब छोटे छोटे रिवोल्ट पड़ते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये बड़ा रिवोल्ट बना, ठीक है। सबसे पहला जो रिवोल्ट था वो था हमारा सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट था। सन्यासी रिवोल्ट में बेसिकली क्या था ना, जो हमारे बाबा थे ना, बाबा या सन्यासी थे, उन पे क्या था, उन ब्रिटिश उनको पसंद नहीं करते, कि पता है क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि जो बाबा थे ना, बाबा और जो सन्यासी थे, उनका जो है ना रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। जो लोग थे उनको मान रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके कारण जो ब्रिटिश था ये अच्छा नहीं लग रहा है ब्रिटिश को, इसी के कारण ब्रिटिश ने क्या किया है, ब्रिटिश ने क्या किया वो पढ़ते हैं, देखो। गवर्नर जनरल कौन था इंडिया के, जब सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, गवर्नर जनरल कौन था, वॉरिंग हेस्टिंग, वॉरिंग हेस्टिंग था जब गवर्नर जनरल, जब क्या हुआ था, सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। किसने प्रेजेंट किया था, सन्यासी एंड फ़कीर, सन्यासी और फ़कीर ने क्या किया था, इसको आगे लेके गए थे, ठीक है, सन्यासी और फ़कीर। क्योंकि जो हमारे अंग्रेज थे ना, जो हमारे अंग्रेज थे वो सन्यासी और फ़कीर पे क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। अत्याचार कैसे कर रहे थे, बेसिकली जो अंधविश्वास, जो सन्यासी और फ़कीर जो विश्वास दे रहे थे ना, अंधविश्वास फैला रहे थे, उसके ये विरुद्ध थे, ठीक है। अंग्रेज भी ये अंधविश्वास मत फैलाओ, ठीक है। तो ये सन्यासी रिवोल्ट हुआ कब, डिस्टर्बेंस कहाँ पे हुई, बंगाल और बिहार में, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ, 1763 से लेकर 56 तक, कहाँ पे, बिहार और बंगाल में होता है बेसिकली सन्यासी रिवोल्ट। इसके प्रमुख जो लीडर हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले था मंजनू शाह था इसके प्रमुख लीडर, और कौन थे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ठीक है। ये फीमेल पार्टिसिपेशन थी, फीमेल कौन थी, देवी चौधरानी, ठीक है। ये सारे याद करें, भावी पाठक, मंजू शाह, ये हमारे सारे प्रमुख लीडर थे किसके, सन्यासी रिवोल्ट के, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। एक और लाइन है जो सन्यासी रिवोल्ट है ना, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आपको पता होगा जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो भी इन्होंने लिखा था। सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी एक नॉवल अनंत मठ में इसको जिक्र किया हुआ है, किसका, सन्यासी रिवोल्ट का, समझ गए जी। चलो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट रिवोल्ट, ठीक है। ये पहला रिवोल्ट था। अब छोटी छोटी जो और अपने एक थी पाइका रिवोल्ट कब आई थी, 1817 में, ठीक है। ये उड़ीसा में, इसकी मैं कहानी नहीं बताऊंगा पाइका रिवोल्ट की, क्योंकि ये ऐसे बताने लगे तो ये बहुत सारे रिवोल्ट हैं,
बस आपको इंपॉर्टेंट बस एक रिवोल्ट पता होना चाहिए और ये कहाँ पे हुआ था, इसकी डेट और इसके प्रमुख लीडर कौन है। देखो पाइका रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था 1817 में, ठीक है। पाइका रिवोल्ट उड़ीसा में 1817 में। इसके लीडर कौन थे, बख्शी जगबंधु बदियार, बख्शी जगबंधु बदियार, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं, जगबंधु, ठीक है। बंधन बनाना है, पकड़ के रखो, पाइका से पकड़ के रखो, बंधन बनाना है, ठीक है। ऐसे करके याद करेंगे, पकड़ के बंधन बनाना है, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको, पकड़ के बंधन बनाना है, ठीक है। इसको भी ऐसी कोई ट्रिक लगाना, मंजू भावनी चौधरी, ठीक है। एमबीडी की गाइड आती थी ना, ऐसे करके याद कर लेंगे। एमबीडी गाइड में लिखा हुआ सन्यासी रिवोल्ट के बारे में, ऐसे करके इसको याद कर लेना, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ साथ साथ में। इसको कैसे है, बंधन से पाइका, ठीक है। अगली हुई थी जो हमारी रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, जंगल भाई, ठीक है। ये क्या थे, जो बख्शी जगबंधु बाइदर थे, मिलिट्री कमांडर थे किसके, खुदर किंगडम के। बेसिकली इसमें भी थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो जो इनका खुदर किंगडम थे अपने अंडर करना चाह रहे थे, ठीक है। खुदर किंगडम अपने अंडर करना चाह रहे थे, जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ था, पाइका रिवोल्ट, ठीक है। जगबंधु। अगला है अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, असम में। ए से अहोम, ए से असम, ए से अहोम, ए से असम, ठीक है। इसको हम याद कर सकते हैं पीओ से याद करते हैं, पीओ, ठीक है। ए से अहोम, ए से असम। इसके लीडर कौन थे, इसके थे गोमदर खान, ठीक है। गोमदर खान थे इसके लीडर अहोम रिवोल्ट के, ठीक है। इसको होम से याद करते हैं, गो होम, ऐसे करके याद करेंगे, गो होम से, ठीक है। गोमदर खान कुमार थे, गुमद्दर कुंवर, ठीक है। गो होम से याद कर लेंगे, गो होम, होम रिवोल्ट, ठीक है। 1828 में हुआ था ये हमारा, समझ गए यहाँ तक। चलो ये अलग से है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। 1824 से 26 में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी। एंग्लो बर्मा वॉर मलेशिया, जो हमारा इधर साइड में क्या है, हमारा म्यांमार है ना, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर कहाँ पे हुई थी, 1824 में हुई थी, ठीक है। ये अहोम से रिलेटेड है, ठीक है। अहोम की वजह से हुई थी मेरी फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। और ये किससे ख़त्म हुई थी, ट्रीटी ऑफ जंदोबा, ट्रीटी ऑफ जंदोबा से हमारी फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर ख़त्म हुई थी, समझ गए। उसके बाद हुई 1617 में बैटल ऑफ, ये अहोम के बारे में देख रहे हैं अभी, अहोम बैटल ऑफ सारीघाट, इसमें कौन थे, एक साइड मुगल से, एक साइड क्या थे अहोम से, एक साइड मुगल से, एक साइड अहोम थे। अहोम को किसने लीड किया था, ये था लचित बोरफुकन, ठीक है। इन्होंने लीड किया था। और मुगल के साइड कौन थे, राम सिंह। इसे मुगल की हार हो गई थी, अहोम क्या गए, जीत गए थे। इसके बाद इन्होंने किंगडम बनाया, खुदर किंगडम, जो बहुत खुदर किंगडम नहीं बनाया। इसके बाद इन्होंने अहोम अपना एक किंगडम बनाया, जो असम में अलग से अपनी स्टेट बनाई असम, और वहाँ पर रहने लग गए, ठीक है। तो फिर अंग्रेज़ों ने कहा ये अलग से स्टेट नहीं बना सकते, हमारे अंदर मिलना पड़ेगा, इसी कारण रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। चलो ये बैटल ऑफ सारीघाट भी याद होनी चाहिए आपको। और फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर भी याद होने, 1824 से 1886 तक, ठीक है। और ये हमारी सारीघाट भी याद होनी चाहिए, मुगल के खिलाफ हुई थी अहोम की, ठीक है। चलो अगला है पागलपंथी कभी हुई थी 1825 में, बंगाल रीजन में। देखो बंगाल रीजन में क्या कर दिया था अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ों ने परमानेंट सेटलमेंट लिए थे ना, इसके कारण जो वहाँ के वो थे ना, लोगों को थोड़े पागल हो गए थे, पीजन हो गए थे भी, इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगा दिया, ऐसे करके पागल हो गए थे, ठीक है। बंगाल के ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे करम शाह और टीपू क्या थे इसके लीडर थे, ठीक है। करम शाह और टीपू क्या थे इसके लीडर थे। चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है मोल्पा अपराइजिंग कब हुई थी, 1836 में, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी, मालाबार में हुई थी हमारी मोल्पा, एम से मालाबार, ठीक है। मोल्पा का मतलब ही क्या होता है, मालाबार होता है, ठीक है। बस इसका लीडर नहीं, इसके बहुत सारे लीडर थे, इसलिए इसको ऐसे ही याद कर लेना, इसके क्योंकि बहुत सारे लीडर थे, तो बस हमको यही याद करना, मोल्पा अपराइजिंग मालाबार में हुई थी। जो अगली है वो है कोल म्यूटनी कब हुई थी, 1831 में, 1831 में हुई थी हमारी कोल म्यूटनी, ठीक है। इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे बुद्धू भगत है कोल म्यूटनी के, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं
वो कोयला खा रहा है, वो क्या कर रहा है, कोयले में खेल रहा है, ठीक है। कोयला क्या काला होता है ना, वो कोयले में खेल रहा है, कोयले में खेल रहा है, बुद्धू है, ठीक है। इसको इतना भी नहीं पता है कोयले में नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो हमारा सारा शरीर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। रिवोल्टिंग अगेंस्ट डिक्कू, डिक्कूस क्या थे, डिक्कूस थे बारवाए। देखो जैसे हमारी ट्राइब होती है, ट्राइबल जो ST वगैरह होते हैं, वो अपनी ट्राइब में ना किसी आउटसाइडर को आने नहीं देते। अगर कोई भी आउटसाइडर आता है उसको क्या करते थे, मार देते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी कोल म्यूटनी हुई थी, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इनके लिए क्या थे, आउटसाइडर थे ना, आउटसाइडर थे इस ट्राइब्स के लिए। तो इसी कारण कोल म्यूटनी हुई थी। जो बाहर के लोग होते थे, रिवोल्ट अगेंस्ट डिक्कूस, डिक्कूस मतलब जो बाहर के लोग हैं उनको क्या बोलते थे, डिक्कूस बोलते थे, ठीक है। कोल म्यूटनी इसलिए हुई थी। अगला है हो मुंडा अपराइजिंग, हो एंड मुंडा अपराइजिंग, हो एंड मुंडा अपराइजिंग नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। रिवोल्ट एंड डिक्कूस, ठीक है। हो मुंडा अपराइजिंग में हुई थी रिवोल्ट अगेंस्ट डिक्कूस, डिक्कूस मतलब ये बाहर के लोग, मुंडा अपराइजिंग में जो बाहर के लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिक्कूस बोलते हैं, ठीक है। ये कब हुई थी, 1899 में। कहाँ पे हुई थी, रांची में। कहाँ पे हुई थी, रांची में हुई थी, ठीक है। इसको मिस्टर से याद कर सकते हैं, MR मिस्टर, ठीक है। M से मुंडा, M से रांची, A से रांची, ठीक है। रांची और सिंघभूम पे हुई थी, ठीक है। मिस्टर सिंह ऐसे करके याद कर सकते हैं, मिस्टर सिंघभूम में से हुई थी, ठीक है। और बिरसा मुंडा ही थे इसके क्या लीडर। बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हो और मुंडा अपराइजिंग किसे की थी, बिरसा मुंडा ने। M से मुंडा, M से देखो मुंडा से ये नाम पड़ा है, हो मुंडा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि मुंडा ऐसे करके तो आप टिक्की लगा दोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब और क्या किया था इसमें एक कुंटकाटी सिस्टम था। कुंटकाटी सिस्टम क्या था, कलेक्टिव ऑनरशिप, ठीक है। इसके खिलाफ हुई थी, ठीक है। कुंटकाटी सिस्टम क्या था, कुंटकाटी सिस्टम था ये, अगर लैंड है ना यहाँ पे एक कलेक्टिव ऑनरशिप होगी एक बंदे की, ये था कुंटकाटी सिस्टम। पूरी लैंड की क्या हुई, कलेक्टिवली, जैसे छोटी छोटी लैंड है ना, काफ़ी सारे फार्मर हैं, तो ये किसी ऐसे करके बड़ी लैंड बन जाएगी ना, तो ये कलेक्टिवली ऑन करते थे काफ़ी सारे फार्मर, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे करके काफ़ी सारे फार्मर क्या कलेक्टिवली बड़ी लैंड को क्या करते थे, ऑन करते थे। समझ गए जी। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। बिरसा मुंडा ने मुंडा अपराइजिंग की थी ना, तो बिरसा मुंडा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 15 नवंबर को हम जयंतिया दिवस मनाते हैं, जयंतिया गौरव दिवस मनाते हैं। किसकी जन्मदिन पर मनाते हैं हम, बिरसा मुंडा जी के, ठीक है। जयंतिया दिवस बिरसा मुंडा जी के फाउंडेशन। और यही 15 नवंबर जो है झारखंड का फाउंडेशन डे भी है। झारखंड भी 15 नवंबर को ही बना था हमारा, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी के डेट पे हम बनाते हैं जयंतिया दिवस, और झारखंड भी इसी दिन को बना था 15 नवंबर को, ठीक है। और 1900 में बिरसा मुंडा जी की डेथ हो जाती है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा रिवोल्ट है वो है संथाला रिबेलियन, ठीक है। ये सारी अब ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ट्राइब्स की वजह से, अब ट्राइब्स क्या करती है ना, जो बाहर वाले लोग हैं उसको अंदर नहीं आने देती, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो, अब जो अगली ट्राइब्स है हमारी वो है संथाला रिबेलियन। ये को होता 1855 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, राजमहल हिल, ठीक है। कहाँ पे संस्थान था इसका करके याद करते हैं, कहाँ पे संस्थान है उसका, राजमहल में संस्थान है उसने, संथाला ने रिबेलियन की, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। संथाला इज ए ट्राइब, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, ये भी आपको पता नहीं है। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, संथाला है। संथाला कौन से, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है हमारी, ठीक है। और इसमें एक संथाला रीजन में एक होता है डामनी एको क्या है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड डेमोक्रेट फॉर संथाला इन 1832, ठीक है। बहुत बड़ा सारा लैंड जो संथाला के लिए था 1832 में, उसको क्या बोलते हैं, डैमनी को क्या था, बहुत लंबी सारी जो क्या होती थी लैंड होती थी, उसको क्या बोलते हैं, दवानी को, जो संथाला ट्राइब के लिए रखी हुई है, ठीक है। अब इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे सिंधु और कानू, ऐसे सिंधु, ठीक है, ऐसे कानू, ऐसे सिंधु ऐसे संथाला, ठीक है। ऐसे सिंधु ऐसे संथाला और कानू आप याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला जो रिवोल्ट है वो है इंडिगो रिवोल्ट कब होता है, 1859 में। कहाँ पे होता है ये, नदेड़ कहाँ पे है, ये नदेड़ है हमारा, नदेड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है हमारा, ये हमारा महाराष्ट्र में, नदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था हमारा क्या, इंडिगो रिवोल्ट बेसिकली क्या था ना, ये इंडिगो रिवोल्ट बेसिकली क्या था ना, जो फार्मर्स थे ना, इनको ना ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए कहा रहा था, ठीक है। ज़बरदस्ती क्या कह रहे थे, इंडिगो उगाने के लिए कह रहे थे, किसको, फार्मर्स को। ब्रिटिशर क्या कह रहे थे, जबरदस्ती इंडिगो उगाओ, ठीक है। अब और जिसके कारण क्या, जो ज़मीन थी वो भी ख़राब हो रही थी, ठीक है। ज़मीन भी क्या हो रही थी, ख़राब हो रही थी। चलो ये तो उगा ली इन्होंने, ठीक है, इंडिगो यहाँ पे उगा दी, ठीक है। ये लैंड पे इन्होंने इंडिगो उगा दी।
क्यों इंडिगो क्यों उगाते थे? क्योंकि ये इंडिगो की मार्केट है बहुत ज़्यादा थी। इंडिगो क्या थी? एक तरह की डाई थी, ठीक है। इंडिगो क्या थी? एक तरह की डाई थी जो कलर के लिए यूज़ होती, ठीक है। तो इंडिगो क्या करते थे, यहाँ से लेके जाते थे और ब्रिटेन में बेचते थे, ठीक है, जहाँ पे इसको मोटा मुनाफा होता है इसमें, ठीक है। चलो ये तो था। फिर एक टाइम क्या हुआ, इंडिगो क्या कर दिया, एक रिप्लेस कर दिया आर्टिफिशियल डाई ने, इसको रिप्लेस कर दिया इंडिगो को, ठीक है। आर्टिफिशियल डाई की क्या हुई, डिस्कवरी हो गई, इसको इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। तो इनको पैसे नहीं दिए फिर इन्होंने। इसके कारण क्या हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था कब, 1859 में, ठीक है। इसके लीडर कौन से? इसके लीडर है दिगंबर व्यास विश्वास, दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। इसको कैसे याद करते हैं? इसको याद करते हैं विश्वास से, ठीक है। उन्होंने विश्वास करके इंडिगो उगाई थी। किस पे विश्वास करके इंडिगो उगाई थी? अंग्रेजों पे विश्वास करके उन्होंने इंडिगो उगाई थी, पर अंग्रेजों ने पैसे नहीं दिए। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। जो ये रिवोल्ट था ये सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसमें गांधी जी भी आए थे एक बारी, वो भी देख लेंगे बाद में। जो ये रिवोल्ट था कह रहा है सक्सेसफुल रहा, ठीक है। जो पहला रिवोल्ट था जो कह रहा था सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। इसके बारे में एक बुक है, बुक का नाम है दीनबंधु मित्रा ने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है, नील दर्पण। नील दर्पण मतलब नीले रंग की होती थी ना, तो नील दर्पण में लिखा है इस बुक, इसके बारे में, किसके बारे में, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में। नील दर्पण में किसने लिखा है ये? दीनबंधु मित्रा ने, क्योंकि ये इनके मित्र बन गए थे। समझ गए यहाँ तक? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब पढ़ते हैं हम जो मेन हमारी 1857 का रिवोल्ट था। ये छोटे छोटे रिवोल्ट थे, अब इसको मिलकर देखो बहुत बड़ा एक रिवोल्ट बन जाएगा 1857 का, ठीक है। कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, जो 1857 रिवोल्ट है इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसको एक और किस नाम से जानते हैं हम? स्पॉय म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो अब इसके कॉजेज क्या थे? इसके कॉजेज है ब्रिटिश की पॉलिसी। सबसे पहला कॉज था ब्रिटिश पॉलिसी ले थे। कैनिंग तो क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एक, कैनिंग, ठीक है। कैनिंग क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ड्यूरिंग 1857। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो जो कैनिंग था वो क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके टाइम पे हुआ था हमारा 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। कैनिंग क्या लेके आया था? एक एक्ट लेके आया था, उसे एक्ट का था जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसके अंडर क्या था, अगर हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको हम बाहर भी भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी है, किसी आर्मी की अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी ना, इनकी आपको पता होगा ना ब्रिटिश की कॉलोनी से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, ठीक है। अगर आपकी हमको ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको हम बाहर भी भेज सकते हैं इंडिया के किसी भी आर्मी पर्सन को, ठीक है। और हिंदूज में तब ये माना जाता था अगर आपने समुद्र पार कर दिया ना, तो आपका आपका धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तो यही था कि किसी को भी बाहर भेज सकते थे। तो ये भी कॉज था किसका? 1857 के रिवोल्ट का, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? समझ गए यहाँ तक? चलो अगला क्या कॉज था? अगला था हमारा मैंडेटेड इंडियन सोल्जर्स, यही लिखा हुआ है इसमें। मैंडेटेड इंडियन सोल्जर ऑफ बंगाल आर्मी कुड नॉट सेंड ओवरसी ड्यूटी वेयर वैन ऑर्डर, ठीक है। फियर ऑफ लॉस कैसेट, ठीक है। समझ गए? ये मैंने बता दिया आपको। चलो अब देखते हैं जो नेक्स्ट था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ये फर्स्ट कॉज था ब्रिटिश रिपब्लिक। सेकंड थी इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कब आया था? 1848 में एक आया था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक्ट। ये कौन लेके आया था? हमारा दलौजी लेके आया था, दलौजी। इसमें क्या था? इसमें ये था अगर एक ज़मीन है, ठीक है, जैसे एक किंगडम है, एक रानी के अंदर किंगडम हो, एक रानी के राजा के अंदर, अगर उसका संतान नहीं है ना, जो उसका किंगडम है वो किसको शिफ्ट हो जाएगा? ब्रिटिश को शिफ्ट हो जाएगा अगर उनके संतान नहीं है, ठीक है। अगर उसका संतान नहीं है, अगर संतान है, अडॉप्टेड संतान है, उसको भी शिफ्ट नहीं होएगा। अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो ये आपके संतान को शिफ्ट होएगा। अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है और आपका संतान नहीं है तो किसको शिफ्ट हो जाएगा? ब्रिटिश को शिफ्ट हो जाएगा। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में, ठीक है। समझ गए? और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में ये पहली कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन क्या थी? अगर आप अपनी जो किंगडम है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे तो भी ब्रिटिश आपसे आपका किंगडम ले सकते हैं। ये दो प्रोविज़न थी, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से कौन कौन सी प्लेसेस एक्वायर की थी? संथारा, इनका कोई बेटा नहीं था 1848 में। संबलपुर जयपुर आएगा यहाँ पे। संबलपुर जयपुर 1849 में, झांसी 1853 में और उदयपुर 1852 में, ठीक है। ये सारे एरियाज ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिए थे, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का यूज़ करके। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहाँ पे स्टेटेड? दलौजी ने ये स्टेट किया था, अवध इज़ लाइक अ चेरी डैट विल ड्रॉप रोप इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है। ये दलौजी ने बोला था भी जो अवध है ना, ये एक तरह की क्या है? चेरी है, जो हमारे माउथ में कभी भी गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि अवध क्या था? अवध की जो
किंगडम था ना, अवध किंगडम, वो क्या कर रहे थे, जो इसके किंग थे ना वो इसको अच्छे से संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए दुलोजी ने क्या कहा था, अवध इज लाइक अ चेरी डैट विल ड्रॉप इन टू आवर माउथ वन डे, ठीक है, एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, क्योंकि इसका किंगडम जो किंग है वो अच्छी तरह इसको क्या नहीं मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो हमको अपने अंडर कर लेंगे एक ना एक दिन। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। और आपको ये पता है मिर्ज़ा वजी अली शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नवाब ऑफ अवध, ठीक है। नवाब लास्ट नवाब कौन था अवध का, मिर्ज़ा वजीद अली शाह, इसके बाद ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, मिर्ज़ा वजीद अली शाह, ठीक है। चलो अब देखो इसका एक और कॉज था, इमीडिएट कॉज क्या था, इंट्रोड्यूस ऑफ इनफाइल्ड राइफल, ठीक है। इसमें क्या होता था ऐसे इनफील्ड राइफल, इट इज़ सेड दैट कार्टेज ऑफ राइफल, जो इसकी कार्टेज होती है ना राइफल्स की, ये किससे बनी थी, फैट ऑफ काउ की फैट से, ठीक है। जो इसकी राइफल की क्या है, जो राइफल के जो बंदूक के ऊपर जो रैप किया हुआ ना वो किससे बना हुआ है, फैट ऑफ काउ से, एंड पिग के फैट और पिग और काउ के फैट से बना हुआ है इसका राइफल का क्या रैप, ठीक है। देखो काउ क्या मानी जाती है हिंदू में बहुत रिलीजियस मानी जाती है, और ऐसी पिग के इसमें माना जाता है मुस्लिम्स में, ठीक है। तो जो कार्ट्रिज हैड टू बाइटन बाय माउथ, उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, और फिर उसको क्या गन में डालने पड़ती, ठीक है। ऐसे पहले माउथ से क्या करेंगे, बाइट करेंगे, फिर उसको ऐसे गन में डालेंगे, फिर फायर करेंगे, ठीक है। अभी तक ये पता नहीं था उनको इंडियंस को भी ये काऊ के फैट से बना हुआ है, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर इससे क्या होगा, जब इनको पता लगा भी ये काऊ के फैट से बना हुआ और पिग के फैट से बना हुआ, तो जो हमारे इंडियन से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये जो है ना कि इस काउस के फैट से बना हुआ है कि नहीं, इस पे अभी भी क्वेश्चन है भी, ये सच बात है कि किसने अखबार फैलाई थी ये भी ये काऊ के फैट और पिग के फैट से बना हुआ है, ये अखबार थी का सच बात है, ये अभी तक पता नहीं लगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या किया है, जब इनको ये पता लगा तो मंगल पांडे था, मंगल पांडे जैसा एक हिंदू था, ये 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक बंदा था, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, आर्मी का एक बंदा था, 34th आर्मी का एक बंदा था। इसने क्या किया, बारकपुर में क्या कर दिया, फायर कर दिया अपने एक सर्जन मेजर को, ठीक है, ऑन 29 मार्च को, ठीक है, जब इसको ये पता लगा। और 8 अप्रैल को क्या कर दिया, इसको फांसी लगा दी इसको मंगल पांडे को, क्योंकि इसने अपने एक सर्जन मेजर को क्या कर दिया, फायर कर दिया था। समझ गए जी। चलो और इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ऐसे फिर 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवेलरी थी, ठीक है, नेटिव कैवेलरी, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया भी हम ये वाली गन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी ये पता लग गया था। और 9 मई को क्या किया, डिसमिस्ड एंड 10 ईयर जेल। 9 मई को क्या करिए, ये सारी हमारी नेटिव कैवेलरी थे इनको क्या कर दिया, सबको डिसमिस कर दिया इंडियन को, और उनको 10 साल की जेल सुना दी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, 10 मई को जब इनको जेल कर देते हैं, 10 मई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट होता है। रिवोल्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि सबको क्या करते हैं, जेल कर देते हैं, ठीक है। रिवोल्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है, समझ गए, रिवोल्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब क्या होता है रिवोल्ट में, देखो जो हमारा बहुत सारा पहले क्या हम पढ़ के आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, मुगल शासन था ना, अब ये मुगल शासन है, पर मुगल शासन अब सिर्फ इतना सा रह गया, पहले पूरा इंडिया में था, अब सिर्फ इतने से एरिया में रह गया सिर्फ मुगल शासन, ठीक है। जो हमारा लास्ट रूलर था उनका नाम क्या था, जो इस टाइम पे मुगल शासन था 1857 में, उसका था बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। ये लास्ट मुगल रूलर भी था हमारा इंडिया का, ठीक है। हाउवर पर ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, जवान नहीं था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। तो इसके कारण क्या हो गया, बूढ़ा हो गया था, इसके कारण क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, ये काम नहीं कर पा रहा था। तो इसका जो एक्चुअल लीडर था वो कौन था, जो इनका जनरल भगत सिंह जो इनका कमांडर था, वो क्या था, एक्चुअल लीडर था किसका, दिल्ली का, ठीक है, समझ गए जी। तो जो ये थे ना, इन्होंने यही माना इंडिया से भी, अब जो बहादुर शाह हमारा जफर सेकंड है ना, यही हमारा क्या है, लीडर है। ब्रिटिशर्स को नहीं मान रहे, हम बहादुर शाह को ही अपना क्या मानेंगे, लीडर मानेंगे पूरे इंडिया का, ठीक है, समझ गए जी। इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इसको फोर्स किया, किसको, बहादुर शाह सेकंड को, क्योंकि ये वैसे ही बुढ़ा हो गया था, इसको फोर्स किया और इसको कहाँ भेज दिया, मेरवार भेज दिया, ठीक है। आफ्टर रिवोल्ट के बाद इसको क्या किया, फोर्स करके कहाँ पे भेज दिया, मेरवार भेज दिया, और मेरवार भेज के क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है किसकी, बहादुर शाह जफर सेकंड की, ठीक है, मेरवार में भेज देते हैं, उसके बाद क्या होती है, डेथ हो जाती है। समझ गए यहाँ तक। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट एक एक करके, कहाँ से किसने रिवोल्ट स्टार्ट किया। दिल्ली से किसने रिवोल्ट किया,
जनरल भगत खान ने, ठीक है, क्योंकि ये इनका कमांडर था। दिल्ली से रिवोल्ट अब स्टार्ट हो रहा है, देखो अब छोटी छोटी जगह से इकट्ठे होके रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। दिल्ली से किसने स्टार्ट किया? भगत खान ने, ठीक है। लखनऊ से किसने स्टार्ट किया था? ये किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल कहाँ से चली? लखनऊ से चली, ठीक है। लखनऊ के लोग बेगम ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है, कैसे करके भी। और कब कानपुर से कौन चले थे? कानपुर से चले थे हमारे कानपुर से चले थे हमारे नाना साहब और टाटिया टोपे। नाना साहब और टाटिया टोपे कहाँ से चले थे? हमारे कानपुर से चले थे, ठीक है। जो नाना साहब और टाटिया टोपे अडॉप्टेड सन थे ये बाजीराव सेकंड के, तो डॉक्टरी और लैब्स लग गए थे इन पे, क्योंकि ये क्या थे? अडॉप्टेड सन थे किसके? बाजीराव सेकंड के, ठीक है। हु वाज सेंट टू बितौर कानपुर आफ्टर 1888 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जिनको कहाँ भेज दिया था? बितौर कानपुर में बाजीराव को और राज करने के लिए, ठीक है। भी आप इधर पे राज कर लेना, कहाँ पे? बितौर कानपुर पे। तो फिर इन पे शिफ्ट नहीं हुआ था क्योंकि डॉक्टरी और लैब्स लग गया था। मैं दोबारा बताता हूँ ये वाली कानपुर वाली बात, ठीक है। जो हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी ना 1818 में, उसमें क्या हुआ था? बाजीराव जो थे सेकंड वो हार गए थे और इनको कहाँ पे अंग्रेजों ने भेज दिया था? कानपुर में भेज दिया। कानपुर और बितौर में भी आप वहाँ पे जाके करो, राज करो, ठीक है। तो इन्होंने कानपुर राज और बितौर कानपुर में क्या किया? अपना राज किया, ठीक है। तो इसके बाद जो इनके सन होते हैं नाना साहब और टाटिया टोपे, ये क्या होते हैं? अडॉप्टेड सन होते हैं किसके? अडॉप्टेड सन किसके होते हैं? बाजीराव के। नाना साहब को टाटिया टोपे के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाना साहब और टाटिया टोपे एक ही बात है। ये अडॉप्टेड सन किसके थे? बाजीराव के, बाजीराव सेकंड के। तो इसी कारण इनको क्या नहीं मिला? गद्दी नहीं मिली, डॉक्टरी और लैब्स के कारण, जो भी मैंने बताया, ठीक है। तो इसके कारण इन्होंने क्या किया? यहाँ से रिवोल्ट किया, कहाँ से? कानपुर से। समझ गए ये चीज़? चलो, और भी लीडर्स थे, और लीडर्स देखो। बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार से कौन लड़े थे? कुंवर सिंह आए थे, ये लैंडलॉर्ड थे ज़मीन के कारण। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान, ठीक है। खान बहादुर खान बरेली रोहियाल से, ठीक है, बरेली से थे। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका तंबे मन्नू, ठीक है, जिनका ओरिजिनल नाम था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। फैज़ाबाद से कौन था? मौलवी अलमदुल्ला, ठीक है। मौलवी अलमदुल्ला कहाँ से था? फैज़ाबाद से था। उत्तर प्रदेश से कौन आया था लड़ने के लिए? शामल। शामल कहाँ से आया था? उत्तर प्रदेश से आया था, ठीक है। ये सारे आए थे और किस पे अटैक किया? ब्रिटिशों पे अटैक किया। और सारी जगह पे क्या हुए? ये हार गए। क्यों हारे वो भी देखते हैं। अब देखो उनकी सप्रेशन होती है, ठीक है। विरोध दबाना, ठीक है। विरोध देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ दबा। दिल्ली में किसने दबाया? जॉन नाइकोलसन ने। दिल्ली में किसने दबा दिया? जॉन ने दबा दिया, ठीक है। जॉन ने कहाँ पे दबा दिया? दिल्ली में। लखनऊ में किसने दबा दिया? हेनरी लॉरेंस ने, ठीक है। इसको ऐसे करके याद करें, लॉरेंस बिश्नोई भी है ना, वो लखनऊ ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। एल से लॉरेंस, एल से लखनऊ, ठीक है। कानपुर में किसने दबाया? कॉलिन कैंपावेल, ठीक है। बेल से याद कर लेंगे, ठीक है। बेल से, बेल कहाँ पे होती है? कान के पास, ठीक है। कान के पास कानपुर में होती है बेल, ठीक है। कानपुर में घंटाघर भी ऐसे करके याद कर लो, कानपुर बेल, ठीक है। झांसी से किसने दबाया? हग रोज ने, ठीक है। रोज दे दिया झांसी को, रोज दे दिया किसको? रानी लक्ष्मीबाई को, और उनको हरा दिया रानी लक्ष्मीबाई को, ऐसे करके याद कर लो। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से किसने दबाया? हग रोज ने, ठीक है। यहाँ के समझ के, ठीक है। और ग्वालियर से किसने दबाया था? ग्वालियर 20 जून 1958। यहाँ पे क्या करते थे? बहुत सारे लोगों ने दबाया था, तो बस यहाँ पे क्या हुआ? फुली सप्रेस हो गया था। कहाँ पे? ग्वालियर में क्या हो गया था? रिवोल्ट खत्म हो गया था। चला कहाँ से था रिवोल्ट? मेरठ से चला था, ठीक है। ये लिखा नहीं हुआ, तो ये भी आप लिख लेना एक। ये रिवोल्ट चला कहाँ से था? मेरठ से चला था हमारा रिवोल्ट, ठीक है। मेरठ से चला था बेसिकली। जो हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये कहाँ से चला था? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट ऑन मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ख़त्म कहाँ पे हो गया? आके ग्वालियर में सप्रेस कर दिया। ग्वालियर 20 जून 1858 को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया इसको। स्टार्ट कब हुआ था ये हमारा? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। और इसको रोक कहाँ दिया? 20 जून 1858 को ग्वालियर में रोक दिया इसको, ठीक है। 20 जून 1858 को कहाँ पे? ग्वालियर में रोक दिया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हमारा मेरठ से 10 मई 1857 को। समझ गए? अब हमारा रिवोल्ट का पूरा ख़त्म हो गया। देखो पूरा कितना बड़ा रिवोल्ट था, बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रिवोल्ट ख़त्म क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, ये मतलब इसका परिणाम क्या हुआ 1857 रिवोल्ट का, ठीक है। जैसे सप्रेस क्यों हो गया हमारा, हम इसमें जीत क्यों नहीं पाए, ठीक है।
उस टाइम हमको इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली 1857 में। देखो इसके मेन कारण क्या थे, इसके मेन कारण क्या थे, ये पहले मेन कारण पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर मैथ देखेंगे, ठीक है। इसके मेन कारण क्या था वोट को, जो रिच जमींदार थे ना, हमारे रिच जमींदार, ये सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर, ठीक है। जो रिच जमींदार थे किसको सपोर्ट कर रहे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे, जो रिच जमींदार थे वो इंडियन के साथ नहीं थे, ये था पहला रीज़न, ठीक है। जमींदार जो जिनका पैसा बहुत ज़्यादा था वो तो ब्रिटिशर्स के साथ ही थे, तो पैसा तो था ही नहीं हमारे पास, ठीक है। ये था पहली चीज़। दूसरा है लिमिटेड ट्रेडिशनल एंड सोशल बेस, ठीक है। सोशल में मतलब आपस में क्या नहीं था, हार्मनी थी नहीं, आपसे आपस में अच्छे दोस्ती नहीं थी, ठीक है। और इंडिया के बारे में भाव नहीं था, उसको कहते हैं देशभक्ता नहीं थी, ठीक है, देशभक्ति नहीं थी इनमें, ये था दूसरा केस, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप, कोई इनका लीडर ही नहीं था, ठीक है। कोई भी कहाँ से लीड वो कर रहा है, ठीक है। छोटे छोटे एरिया में एक बड़ा लीडर तो होना चाहिए ना पूरे इंडिया का, छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे लीडर थे, ठीक है। झांसी से लक्ष्मीबाई ऐसे करके छोटे छोटे लीडर थे, ऐसे पूरे इंडिया का एक लीडर नहीं था जो इनको कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसके कारण इनमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रही थी, लीडरशिप भी नहीं थी, तो इसके कारण ये सेकंड रीज़न था, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव मतलब इनका ये भाव नहीं था भी हमको इंडिया को आज़ाद कराना है, इनको बस यही भाव था कि मुझे बस मेरा किंगडम मिल जाए, मुझे मेरे ज़मीन मिल जाए, मैं सबका अपना अपना क्या था भाव था, ऐसे इनका कोई भाव नहीं था पूरी इंडिया को आज़ाद कराना, ठीक है। ये थे मेन रीज़न किसको, ए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ख़त्म होने के, ठीक है। और जो कमेंट्स क्या हुए 1857 में, वी डी सावरकर ने इसको बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वी डी सावरकर ने क्या बोला, ये हमारी क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। समझ गए यहाँ तक। चलो अब देखते हैं आफ्टर मैथ। इसके बाद जो अंग्रेज़ों को क्या लगा भी ये ऐसे इंडियंस तो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर देंगे, ठीक है, ऐसे तो हमारे ऊपर इंडिया कभी भी अटैक कर देगा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया वो देखते हैं। अंग्रेज लेके आए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 लेके आए हमारे अंग्रेज, जो हमारे वहाँ पे ब्रिटेन में बैठे थे, और उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। भी आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, आपसे इंडियन लोग जो हैं वो क्या है आपको पसंद नहीं करते, ऐसे रिवोल्ट दोबारा भी हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी ना वास्को ड उसके टाइम पे, किसके टाइम पे आई थी हमारी, जहांगीर के टाइम पे, उसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ठीक है। उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, भी अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगी, कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। ये किसके अंडर किया रिवोल्ट, हम पढ़ रहे हैं गॉड ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, अबॉलिश कर दिया। और क्या किया, गवर्नर जनरल था ना वो, उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का एक ही क्या होएगा, वॉइस रॉय होएगा, गवर्नर जनरल नहीं होंगे, ऐसे पूरे इंडिया का एक ही वॉइस रॉय होएगा। तो सबसे पहले वॉइस रॉय कौन था, कैनिंग था, ठीक है। और क्या किया, आर्मी स्ट्रेंथ लोअर कर दी, इंडियन आर्मी थी ना उनकी क्या करती, स्ट्रेंथ क्या कर दी, लोअर कर दी, समझ गए। और क्या किया, पोस्ट क्रिएट, एक सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट क्रिएट की, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल की, जो 15 मेंबर इसको क्या करें, कंसाइल करें किसको, सेक्रेटरी जनरल को। ये क्या कि एक पोस्ट क्रिएट की, समझ गए। और क्या लेके गए, इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक और नाम से जानते हैं, क्वीन प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को, ठीक है। यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। अब इंडियन लीग करेंगे, ये कहाँ से, अब इंडिया कहाँ से अब कंट्रोल होएगा, ये कंट्रोल होएगा यहाँ से, लंदन से, ठीक है। लंदन से यहाँ पे कौन बैठी, क्वीन प्रोक्लेमेशन, क्राउन रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया ड्यूरिंग। इस टाइम पे क्वीन कौन थी, क्वीन विक्टोरिया क्या स्टार्ट हो गया, क्वीन रूल, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया कहाँ पे, इंडिया में। अब ब्रिटेन से इंडिया को सब कंट्रोल करेंगे, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करेगी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद एक छोटी सी एक ये भी बात है, एक पील कमीशन आई थी। पील कमीशन कब आई थी, 1857 में आई थी पील कमीशन। इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे जॉन पील, ठीक है। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया, रीडिज़ाइन करना मिलिट्री सिस्टम को, जो इनका मिलिट्री सिस्टम है इंडिया का, वो क्या है, उसको रीडिज़ाइन करना है, क्योंकि ऐसे करके कोई भी अटैक कर देगा हमारे इंडिया पे, ठीक है। तो आफ्टर स्पॉय म्यूटनी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसको क्या किया, इन्होंने रिकमेंड किया भी जो मिलिट्री सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन करो। पील कमीशन कब आई थी, 1857 में आई थी, समझ गए ये चीज़। चलो ये रीज़न मैंने बता दिए। अब देखो पोस्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 के बाद क्या क्या और लड़ाइयाँ हुई हैं वो भी थोड़ी देख लेते हैं। एक लड़ाई हुई डेक्कन रिवोल्ट कब होते हैं, 1875 के,
ठीक है। 1857 की जो बड़ी लड़ाई थी हमारी, ठीक है। उसके बाद भी छोटी छोटी 2-4-5 लड़ाइयाँ हुई थी, वो भी इसी में पढ़ लेते हैं हम। एक डेक्कन रिवोल्ट हुआ है, डेक्कन में कब होता है 1875 में, ठीक है। ये भी अपने उसके लिए, स्वार्थ के लिए। उसके बाद एक रिवोल्ट हुआ था रामोसी पीजेंट फोर्स, ठीक है। ये भी हुआ था 1879 में। सॉरी, राम एंड एक इन्होंने फोर्स बनाई थी, उसका नाम क्या था, रामोसी पीजेंट फोर्स। ये कब बनी थी 1879 में बनाई थी। ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी वासुदेव बलवंत फाड़के ने बनवाई थी, ठीक है। क्या बनाई थी, रामोसी पीजेंट फोर्स 1877 में किसने, वासुदेव बलवंत फाड़के ने, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, समझ गए। एक छोटा सा रिवोल्ट और हुआ था वो, जो किसके बाद 1857 के बाद, वो होता पंबना रिवोल्ट। पंबना रिवोल्ट कब हुआ था 1873 से लेके 1876 तक। ये किसने स्टार्ट किया ईश्वर चंद्र रॉय ने, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया जो 1857 के बाद छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे, ठीक है। चलो, यही था हमारा पूरा, क्या था 1857 का रिवोल्ट, जो हमारे आज़ादी के लिए था। इससे हमको आज़ादी मिल जाती, पर ये कुछ फेलियर रहे हमारे इंडिया के, जिसके कारण हमको आज़ादी नहीं मिली। मेन फेलियर तो यही था भी, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। इंडिया को आज़ाद नहीं कराना था, सबका क्या था, अपना अपना वो था, स्वार्थ, ठीक है। इसी कारण ही 1857 में हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली। अब इंडिपेंडेंस कब मिलेगी, 1947 में, 90 साल बाद, ठीक है। वही अब देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। चलो, यही था आज के लेक्चर में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करना ना, मतलब आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो, आज की क्लास में इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और जो इस पूरी क्लास के हैंड रिटन नोट्स है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, एग्जाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलो, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।